हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटरमिनेंट स्टडी। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमने 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया है। तो आगे की वीडियो इसी पे होगी। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। यह हमने 22 मई को सेलिब्रेट किया है। तो इस बार की थीम क्या थी? वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। हम इस पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो 2020 की थीम थी वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। उसी से कोरिलेट करते हुए इस बार की थीम दी गई है, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और हमारा सॉल्यूशन क्या है? नेचर। तो हम नेचर पे ही अपना सॉल्यूशन है। ठीक है, इसे आगे अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी वो है जो किसी एक रीजन पे या फिर कोई इकोसिस्टम पे, वहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग है वो सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। जैसे लिविंग थिंग्स में क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग प्लांट, बैक्टीरिया, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। और डाइवर्सिटी मीन्स क्या होती है? मतलब विविधता। तो जो लाइफ या डाइवर्सिटी है, बायो डाइवर्सिटी है, वो इसी दो वर्ड से मिलके बना है। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ, जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसी एक प्लेस में, किसी एक रीजन में, किसी इकोसिस्टम में वो सारी स्पीसीज, फ्लोरा और फौना पाई जाती है। उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। इसे अगर हम वाइड टर्म में अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसका क्या मतलब होता है? इन टर्म ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। इसके अंदर वो भी आते हैं जिनके अंदर जेनेटिक डिफरेंस विथ ईच स्पीसीज। इट ऑल्सो इंक्लूड जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन ईच स्पीसीज। मतलब इसका क्या मतलब होता है? जो उनके जेनेटिक डिफरेंस होंगे, मतलब जो उनके जेनेटिकली वो हर स्पीसीज एक दूसरे से अलग अलग होंगी। हम ये डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो एक रिपोर्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। वो रिलीज़ कौन करता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। इसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो 68% बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, ये जो 68% स्पीसीज़ हैं वो इन पिछले 50 सालों से भी कम टाइम में डिक्लाइन हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 50 ईयर्स में 68% स्पीसीज़, फ्लोरा एंड फौना एक्सटिंक्ट हुई है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? जो ये बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन है, ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का जो अपने डिक्लाइन हो रहा है, वो एक कंसर्निंग टॉपिक है। इसके बारे में हमें और गवर्नमेंट को दोनों को एक कुछ मेजर्स लेने होंगे, बिकॉज़ ये बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है। बिकॉज़ जो अपने 80% ह्यूमन डाइट है, जो हम खाना खाते हैं, उसका 80% हमें ह्यूमन डाइट है जो हमारा, वो प्लांट से मिलता है। जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो हमें हमारा खाना कैसे मिलेगा? हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को इसलिए भी कंजर्व करना है क्योंकि ये एक मेंटेनेंस बना के चलती है, ये एक बैलेंस बना के चलती है नेचर के बीच में। जो हमारी नेचुरल प्रोसेस है, जैसे वाटर साइकिल हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है। जो नेचर का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर साइकिल बिगड़ रहा है, कभी मानसून पहले आ जाता है, कभी लेट में आता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है। फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, आइस जो अंटार्कटिका, अटलांटिक है, ये वो पिघल रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। ग्रीन हाउस गैस, ये सब किस वजह से हो रहा है? सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। इसी पे फोकस करते हुए यूएन ने, जो यूनाइटेड नेशन है, उसने 2021 से लेकर 2023 को इसे यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। इस बार ये पूरा डिकेड किस पे फोकस करेगा? ओशियन साइंस एंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, जो ओशियंस के फील्ड में हम जो भी ओशियन का एक्सप्लोरेशन करेंगे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान पे रखते हुए करेंगे। अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए भी, जो आने वाली फ्यूचर है उसको ध्यान में रख के हम उसका यूज़ करेंगे।
इसी का मतलब ही होता है सस्टेनेबल यूज़ किसी चीज़ का। इसे एक और डिकेड घोषित किया गया है इसी डिकेड को यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो इकोसिस्टम है हमारा, तो अपने इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं? तो अपने इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? जहाँ पे नंबर ऑफ टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। किसी एक एरिया में जहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं, उस एरिया में नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उस एरिया को हॉटस्पॉट कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अपने यहाँ कौन कौन से? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और ईस्टर्न हिमालयास, इंडो बर्मा रीजन एंड ये सुंडा लैंड्स। ठीक है, इस रीजन में इंडिया इज़ रिप्रेजेंटेड बाय निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो सुंडा लैंड है उसमें निकोबार आइलैंड्स अपना आता है। तो अपन इसे मैप पे अच्छे से देख लेते हैं। सो ये जो दिख रहा है ये इंडिया में, ये ईस्टर्न हिमालयास, ये वेस्टर्न घाट एंड ये वाला श्रीलंका वाला रीजन, ये एक ही है। और ये जो इंडोनेशिया है, ये बायोडाइवर्सिटी, ये ईस्टर्न हिमालयास यहाँ पे। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। ये जो इंडिया की जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो इस रीजन पे है। सेम वैसे ही वर्ल्ड में कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उसे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कहा जाता है। जो ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड है उसे हॉटेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रीजन पे जो एंडेमिक स्पीसीज़ है उनकी प्रचुरता होती है। यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो कौन कौन से हैं? इंडो बर्मा रीजन, सुंडालैंड, फिलिपिन, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, मेडागास्कर, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया एंड केनिया, कैरेबियन आइलैंड्स, ब्राज़ीलियन एंड अटलांटिक फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वो सारे रीजन, ये जो सारे आते हैं वो किस रीजन पे आते हैं? तो वो है ट्रॉपिकल रीजन। जो इक्वेटोरियल रीजन है या जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का रीजन है, उसी रीजन के बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो ये रीजन पे आता है ये कौन सा ट्रॉपिकल रीजन है? ये सेंट्रल अमेरिका कैरेबियन फॉरेस्ट वाला रीजन, ये ब्राज़ीलियन वाला, ये तंजानिया आर्क माउंटेन, सेंट्रल अमेरिका लोलैंड फॉरेस्ट, ये सुंडालैंड वाला, ये फिलिपिन एंड ये नॉर्थ बोर्नियो है, सॉरी, और ये है मेडागास्कर। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साल भर सनलाइट डायरेक्ट मिलती है। जब डायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो उस इवापोरेशन भी अच्छा होता है, इवापोरेशन अच्छा होता है तो रेन भी अच्छा होता है। जब रेनफॉल अच्छा होगा तो डाइवर्सिटी अपने आप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये सारे बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे आते हैं? वो है ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रीजन के आसपास के एरिया है। ठीक है, इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। सो ये जो ट्रीटी है वो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। 196 नेशन ने इसे रेक्टिफाई किया है, 196 इसके सिग्नेटरी मेंबर हैं। तो ये ट्रीटी उन पे लीगली बाइंडिंग होती है। ये जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो किसके अंदर पे आती है? तो वो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो UNEP है, जो केनिया में इसका हेडक्वार्टर है, केनिया के नैरोबी में। सो ये ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के अंदर पे आती है उसी, और ये लीगली बाइंडिंग है उन मेंबर पे जो इसके सिग्नेटरी मेंबर्स हैं। तो ये ट्रीटी कहाँ पे हुई थी? ये रियो डी जेनरियो, ये ब्राज़ील की एक सिटी है रियो डी जेनरियो, वहीं पे ये ट्रीटी हुई थी। इस समिट का क्या नाम था? अर्थ समिट, जो 1992 में हुई थी। और फिर बाद में ये ट्रीटी कब फोर्स में आई? तो ये 1993 में ये ट्रीटी फोर्स में आई। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? तो वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसका कंजर्व करना है, उसको सस्टेनेबल यूज़ करना है। जो कंपोनेंट्स है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, जैसे कि फॉरेस्ट, रेनफॉल, वाटर, ओशियंस, माउंटेन, उन सब का सस्टेनेबली यूज़ करना है ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। ठीक है, हमें अपनी चीज़ों का या अपने फॉरेस्ट का, अपने नेचर का, अपने प्लांट का सस्टेनेबल यूज़ करना है। और फेयर एंड इक्विटेबल शेयर्स ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट बाय यूटिलाइजिंग द जेनेटिक रिसोर्स। तो जो रिसोर्स है अपने, उनका फेयर एंड इक्विटेबल शेयर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ ज़्यादा मिल रहा है, किसी को फॉरेस्ट का एक्सेस है या किसी को ऑक्सीजन या वाटर का एक्सेस है और किसी के पास वाटर है ही नहीं है, किसी एरिया में वाटर है ही नहीं है। ठीक है ना।
तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयर चाहिए, सबको बराबर का अधिकार है, ठीक है। फॉरेस्ट, नेचर, प्लांट किसी एक का नहीं है, वो सबका है, तो इसे सबको कंजर्व करना है। सो ये जो CBD है, कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल कहाँ का? कनाडा की सिटी है। और ये ऑपरेट किसके अंडर पे करती है? तो वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर पे ऑपरेट करती है। और जो इसके जो सिग्नेटरी मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो हर साल एक रेगुलर इंटरवल में मिलते हैं। हर साल तो नहीं, बट एक रेगुलर इंटरवल के बीच में मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि हर 2 साल, हर 5 साल में उनका मिलने का मीटिंग, मतलब एक मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग को क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप। कोप उस मीटिंग का नाम है। इंडिया ने इसे कब रेक्टिफाई किया? इंडिया ने 1994 में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रेक्टिफाई किया। और इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए इंडिया ने एक एक्ट भी बनाया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। ये जो एक्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। इसी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो नॉर्म्स हैं, या फिर इस एक्ट को ही इफेक्ट में लाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कन्वेंशंस, ठीक है। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो प्रोविजंस है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी भी बनाई गई है। तो इसका नाम क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कब बनाई गई है? वो 2003 में बनाई गई। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर बनाई गई। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये एक्ट है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वो इन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं, इंडिया में उस प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।